हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSGD Sivaja वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे? आप सबके उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग एक नए चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑल्दो आपको पता है कि अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट्स भी आई हैं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इनके आंसर्स पे फोकस करिएगा कि किस तरीके से आंसर लिखने हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आपके सामने आपको शो हो रहा होगा, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। अगर मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूं कि आर्बिट्रेशन में होता क्या है, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट फिर भी सुन लीजिए कि आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि दो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं, मान लीजिए दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। दो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं और इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, और इस डिस्प्यूट को ये रिजॉल्व करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट भी। बट आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। क्या है? एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। कहते हैं ये क्या है? कहते हैं ऑल्टरनेटिव है किस चीज का? कोर्ट का। कि वैसे तो कोई डिस्प्यूट होता तो हम उसको रिजॉल्व करवाने के लिए कोर्ट जाते हैं, बट यहाँ अब हम कोर्ट ना जा करके इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के थ्रू रिजॉल्व करवाएंगे या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के थ्रू रिजॉल्व करवाएंगे। और ये आर्बिट्रेशन में होता क्या है? तो कहते हैं जो दो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं, ये आपस में एग्री करते हैं कि ये अपने डिस्प्यूट को लेकर जाएंगे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास। और ये जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी, ये दोनों ही डिस्प्यूटेड पार्टीज डिसाइड करेंगी कि किसके पास मैटर लेके जाना है। कोर्ट ना जा करके ये एक आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, जो ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, ये आर्बिट्रेटर है। और हो क्या रहा है कि ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास जाके अपने मैटर को प्रेजेंट करते हैं। दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज अपने अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करती हैं, एविडेंसेस देने होते हैं तो एविडेंसेस देती हैं, और उसके बेसिस पे फिर आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है कि मैटर किसके फेवर में रिजॉल्व होना चाहिए। कंसिलेशन इससे थोड़ा अलग है। कंसिलेशन में होता क्या है कि दो ही डिस्प्यूटेड पार्टीज अगेन वहां पर भी हैं, मान लीजिए, और दोनों ही डिस्प्यूटेड पार्टीज अपने डिस्प्यूट को लेके थर्ड पर्सन के पास जाती हैं, एंड द नेम ऑफ द थर्ड पर्सन इज कंसिलेटर, क्योंकि कंसिलेशन प्रोसीडिंग में कंसिलेटर आ जाता है। ये भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, जिनको वही दो पार्टीज डिसाइड कर रही है जिनके बीच में डिस्प्यूट है। बट यहाँ पे डिसीजन नहीं ले रहा कंसिलेटर। कंसिलेटर यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि फैक्ट्स के बेसिस पे वो सही है वो गलत है। यहाँ कंसिलेटर क्या करेगा? दोनों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेगा थ्रू सेटलमेंट। एक ऐसा, हम ऐसे बोलते हैं ना, सुलह करवा देगा बिटवीन टू पार्टीज, जैसे दोनों पार्टीज खुश हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। आर्बिट्रेटर एक तरीके से जज का काम कर रहा है और कंसिलेटर एक तरीके से सेटलर का काम कर रहा है, वो सेटलमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है नेचर ऑफ प्रोसीडिंग। कहते हैं जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है, इट इज कासी जुडिशियल इन नेचर। एक तरीके से कासी जुडिशियल बॉडी, जो बॉडी है, ऑल्दो आज इसको रिकॉग्निशन मिल चुकी है क्योंकि आज आर्बिट्रेशन अथॉरिटी फ्रेम हो गई है एज पर अमेंडमेंट एक्ट। और इस वजह से ये कासी जुडिशियल बॉडी बन जाता है, जो एक तरीके से सिविल प्रोसीजर कोड की कुछ कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, और इसके पास सिविल कोड की कुछ पावर्स भी होती हैं जिसके बेसिस पर ये एविडेंसेस वगैरह रिसीव कर सकता है या एफिडेविट पे विटनेसेस को रिसीव कर सकता है। कंसिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स दे आर नॉट जुडिशियल इन नेचर। ये जुडिशियल तो छोड़िए, कासी जुडिशियल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कंसिलेटर दोनों के बीच में सिर्फ सेटलमेंट करवाता है, कोई डिसीजन नहीं लेता। ठीक है। कहते हैं, फिर लिखा है एडजुडिकेशन बाय होम। आर्बिट्रेशन में एडजुडिकेशन कौन करता है? तो कहते हैं इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग द मैटर इज एडजुडिकेटेड इन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यहीं पे हम इनको नाम देते हैं आर्बिट्रेटर। सिंगल पर्सन होता है आर्बिट्रेटर, एक से ज्यादा होते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल पैनल भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कंसिलेशन, पार्टीज अराइव्ड एट अ सेटलमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ अ कंसिलेटर। असिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या? विद द हेल्प ऑफ अ कंसिलेटर। तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल पैनल या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और यहाँ पे कंसिलेटर। ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग? तो कहते हैं आर्बिट्रेशन इज प्राइमरली अ मेथड यूज्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तभी बोला था ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट वेयर बोथ पार्टीज प्रेजेंट देयर केस टू अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो ना ही एक पार्टी के फेवर में ना ही दूसरे। वो बिल्कुल अनबायस्ड पर्सन है, जो किसी के भी फेवर में डिसीजन दे सकता है बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स। हु रीचेस अ डिसीजन एंड देन इन्फोर्सेस दैट डिसीजन। जो एक पर्टिकुलर डिसीजन देता है, दैट विल बी, जो डिसीजन यहाँ पे होता है इसको नाम देते हैं बच्चे क्या? आर्बिट्रल अवॉर्ड। जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है वो क्या कहलाया जाता है? आर्बिट्रल अवॉर्ड।
और लिखा कंसिलिएशन में क्या होता है, कंसिलिएशन ऑन द अदर एंड इन्वॉल्व्स एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असिस्टिंग द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट टू अराइव एट अ म्यूचुअल एग्रीएबल आउटकम, दैट इज वी कैन से इट एज सेटलमेंट। यहाँ वो कोई डिसीजन नहीं देता, बल्कि यहाँ पे तो वो दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट को सेटलमेंट के थ्रू रिजॉल्व करवाने की कोशिश करता है। लास्ट में आया डिसीजन, तो द डिसीजन मेड बाय आर्बिट्रेटर इज इन्फोर्सेबल सिमिलरली टू अ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट। और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन सुनाती है, जो आर्बिट्रल अवार्ड देती है, इट शुड बी इन्फोर्स्ड लाइक इट इज अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। लेकिन कंसिलेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। कंसिलेटर हाउएवर डज नॉट हैव द राइट टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। वो तो सिर्फ सेटलमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है, बाद में अगर पार्टी सेटल नहीं हो रही तो कंसिलेटर का काम खत्म। So this was the important difference between arbitration and conciliation, which is most important for your examination point of view, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी है और बार बार पूछा जाता भी, तो आपको उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब क्या है कि आर्बिट्रेटर ने, और या हम कहते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन सुना दिया। डिसीजन सुनाने का मतलब है गिवन देयर डिसीजन। डिसीजन यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, कहते हैं जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन सुनाता है उसको हम नाम देते हैं आर्बिट्रल अवार्ड, कहते हैं। ठीक है, कहते हैं लेकिन अगर कोई पार्टी इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर के डिसीजन से, या हम ऐसे बोल दे कि कोई पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या इस पर्टिकुलर अवार्ड के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कि पार्टी कह रही है कि सर जो आर्बिट्रेटर था वो बायस्ड था, उसने मेरी बात को तो सुना ही नहीं है, कि पार्टी की बात को सुन के काम खत्म कर दिया, डिसीजन दे दिया। हो सकता है पार्टीज ये कह रही है कि सर जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ था उसने सही तरीके से प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन नहीं किया। हो सकता है कि सर जो मैटर के लिए हमने डिसाइड किया था कि इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट, इस पर्टिकुलर मैटर पे डिस्प्यूट होगा तो ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, बट हमारे बीच में जो डिस्प्यूट हुआ वो तो वाला मैटर है ही नहीं, ये मैटर तो कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पार्टीज डिससेटिस्फाइड हो सकती हैं विद द आर्बिट्रल अवार्ड। तो क्या इस आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हैं? सेट असाइड का मतलब किनारे पे रख के वापस से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है कोर्ट में। कहते हैं इसी के रिगार्डिंग सेक्शन 34 है, और सेक्शन 34 स्टेट्स दैट एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ। अरे कोर्ट ऐसा कर सकती है कि आर्बिट्रेटर के दिए हुए अवार्ड को साइड में रख के वापस से प्रोसीडिंग स्टार्ट करे, लेकिन कोर्ट हमेशा ऐसा नहीं करेगी। जब कोई आर्बिट्रेटर अपना आर्बिट्रल अवार्ड देगा और अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पहले कोर्ट को कन्विंस करेंगी, और कन्विंस करने के लिए उनको रीजन देना होगा कि वो आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिस्फाइड क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही तो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि आर्बिट्रेटर के थ्रू मैटर को रिजॉल्व करवाएंगे। और जब आर्बिट्रेटर ने अपना डिसीजन देके एक मैटर को रिजॉल्व कर दिया, तो फिर वो वापस से कोर्ट में क्यों आना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला, कोर्ट कहती है अगर ये फॉलोइंग पॉइंट्स में आपका मैटर फॉल कर रहा होगा तो हम आपके आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिस्फाइड कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तभी लिखा सेक्शन 34 स्टेट्स दैट एन आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ, ध्यान से देखिए, द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन। यहाँ पे जो पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन है सेट असाइड की। एप्लीकेशन किस चीज की है? सेट असाइड, एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड। और कहते हैं जो पार्टी यहाँ पे है, ये पार्टी मतलब यहाँ पे डिस्प्यूटेड पार्टी होगी, जो ऐसी डिस्प्यूटेड पार्टी जो आर्बिट्रल अवार्ड के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। तभी लिखा था पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन एस्टैब्लिशेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट। कहते हैं जो भी पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रही है कि आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिस्फाइड करना है, वो पहले ये चीज प्रूव करे, क्या चीज? दैट पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी। कहते हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो पार्टी थी ना वो इनकैपेबल थी इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेटर के थ्रू डील करवाने के लिए। किसी रीजन की वजह से वो पार्टी कह रही है कि आई वाज इनकैपेबल, और मेरी बात को नहीं सुना गया, और मेरी बात को बिना सुने ही डिसीजन ले लिया गया। तो मैंने तो अपना फैक्ट प्रेजेंट ही नहीं किया, मैंने तो अपने पॉइंट्स प्रेजेंट ही नहीं किया आर्बिट्रेटर के सामने, और मेरे जब तक मेरी बात को सुना नहीं गया उसके बिना डिसीजन गलत है। और सेकंड में लिखा था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड अंडर द लॉ टू विच द पार्टीज हैव सब्जेक्टेड इट। पार्टीज कह रही हैं सिर्फ वो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ना वही वैलिड है। अब आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करता ही तब है जब पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो या आर्बिट्रेशन क्लॉज हो या उन्होंने एग्री किया हो इस चीज के लिए। बट यहाँ पे तो वो पार्टी क्या कह रही है कि सर जो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है जिसकी वजह से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को पावर मिली, सर वही इनवैलिड है। अब जब ग्राउंड ही इनवैलिड है तो फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कैसे सही हो सकते हैं? थर्ड नंबर, the party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceeding, or was otherwise unable to present his case। कह रहे सर पार्टी कह रही है कि जब आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जा रहा था तो उनको प्रॉपर नोटिस ही नहीं दी गई। इसका मतलब मान लीजिए दो पार्टीज है ए एंड बी, और बी ने अकेले ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, ए को मौका ही नहीं दिया अपॉइंटमेंट के लिए।
अब ए कह रहा है यहाँ पे सर बी ने अपने किसी जान पहचान वाले को अपॉइंट कर लिया एज एन आर्बिट्रेटर, और वो तो बट ऑब्वियसली बात है कि बी के फेवर में डिसीजन देगा, वो तो बायस्ड है। तो सर हमने तो ये पढ़ा था कि न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, और न्यूट्रल तभी होगा जब ए भी एग्री करे बी भी एग्री करे, वो ना ए के फेवर में हो ना बी के फेवर में, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पार्टी कह रही है कि सर हमको तो प्रॉपर नोटिस ही नहीं मिली और हमको बिना बताए गलत तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया गया, या आर्बिट्रल की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी आर्बिट्रेशन की, वो प्रोसीडिंग्स गलत मैनर में चल रही थी, हमने जैसे डिसाइड किया था वैसे तो हो नहीं रही थी, या सर हमको अपना केस तो प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिला। कहते हैं लो। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आए तो कहते हैं द आर्बिट्रल अवार्ड डील्स विद अ डिस्प्यूट। कहते हैं जो डिसीजन आया ना आर्बिट्रेटर का, वो एक ऐसे मैटर पे आया है विच इज नॉट फॉलोइंग विद इन द टर्म्स ऑफ द सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। कहते हैं सर एक ऐसे मैटर पे आर्बिट्रेटर ने अपना डिसीजन दिया है जो मैटर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से डील होना ही नहीं चाहिए था। सर ये तो ऐसे मैटर पे आर्बिट्रल अवार्ड आ गया है जिस पर्टिकुलर मैटर पे हमने डिसाइड ही नहीं किया था कि ये मैटर रिजॉल्व होगा थ्रू आर्बिट्रेशन। तो सर जब हम लोगों ने ये मैटर डिसाइड करने को बोला ही नहीं था तो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन कैसे दे दिया सर, इसको सेटिसाइड करिए। और इट कंटेन्स डिसीजन ऑन मैटर्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन, या किसी ऐसे मैटर पे आर्बिट्रल अवार्ड आ गया है जो पर्टिकुलर मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू डील हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जो आर्बिट्रेशन के थ्रू डील नहीं हो सकते। ठीक है, लास्ट में आए तो कहते हैं द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं और द आर्बिट्रल प्रोसीजर was not in accordance with the agreement of the parties. Composition of arbitral tribunal का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। कहते हैं सर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने चाहिए पैनल में, बट यहाँ पे तो एक ही के थ्रू डिसीजन आ गया। गलत है सर। सर जो हम लोगों ने एग्रीमेंट में प्रोसीजर डिसाइड किया था उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तो वर्किंग हुई नहीं। तो इस वजह से पार्टी चाहती है कोर्ट से कि जो आर्बिट्रल अवार्ड आया है उसको सेटिसाइड कर दिया जाए। कह रहे लिखा है इसके अलावा एप्लीकेशन तो आ गई है कोर्ट के पास, द कोर्ट फाइंड्स दैट, कोर्ट को ऐसा दिखता है क्या, दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन अंडर द लॉ विच इज टाइमिंग इन फोर्स। कोर्ट कहती है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मैटर है जो मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू डील ही नहीं होना चाहिए था, तो कोर्ट खुद ही इस पर्टिकुलर अवार्ड को सेटिसाइड कर देगी, क्योंकि आर्बिट्रेशन के पास कुछ लिमिटेड मैटर्स को डील करने की पावर है। कोर्ट कहती है कि अगर आर्बिट्रेशन में कोई ऐसा मैटर डील हो गया जो आर्बिट्रेशन के थ्रू डील हो ही नहीं सकता था, तो कोर्ट कहती है फिर वो आर्बिट्रल अवार्ड ही गलत है, फिर हम उसको सेटिसाइड कर देंगे। या फिर सेकंड नंबर पे लिखा और द आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। कोर्ट कहती है कि आर्बिट्रल अवार्ड कुछ ऐसा है जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया जा रहा है, इंडिया की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी या थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, और इस वजह से हम बोल रहे हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड को क्या कर दीजिए, सेटिसाइड। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चला गया मतलब वो एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। ठीक है, कहते हैं लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो ये सेट असाइड की एप्लीकेशन पार्टी कोर्ट में लगाती है, ये आर्बिट्रल अवार्ड आने के कितने दिन के अंदर अंदर लगा दे। मान लीजिए आर्बिट्रल आ गया, अवार्ड आ गया 1 जनवरी 2019 को, तो कितने टाइम के अंदर अब आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। कहते हैं सिर्फ 3 महीने का टाइम है। कितने महीने का टाइम है, 3 महीने का। तभी लिखा है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड मे नॉट बी आफ्टर 3 मंथ्स, मे नॉट बी मेड आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अंदर लगा दीजिएगा, 3 महीने के बाद नहीं लगाएंगे। May not be made after 3 months have elapsed from the date on which party making the application had received the arbitral award. तो आर्बिट्रल अवार्ड आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा दीजिए टू सेटिसाइड इट। अगर नहीं लगाते तो बाद में नहीं लगा पाएंगे। कहते हैं कोर्ट 3 महीने के बाद भी आपकी सेट असाइड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है, बट कोर्ट को पहले आपने जस्टिफाइड रीजन देना है। अगर आप डिले का जस्टिफाइड रीजन दे देते हो तो कोर्ट 3 महीने के बाद भी आपकी सेट असाइड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन 3 महीने के बाद कितने दिन तक की एक्सटेंशन है, तो मैक्सिमम 30 डेज। इसका मतलब हम टोटल कह सकते हैं आपके पास 4 महीने का टाइम। वैसे 4 महीने का टाइम लॉफुली कहना गलत है, क्योंकि इट इज 3 मंथ्स प्लस 30 डेज। आप इसको 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ नहीं कर सकते, इसको 3 मंथ्स प्लस 30 डेज ही बोलेंगे। और तभी यहाँ पे लिखा however if the court is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application within the set period of 3 months, it may entertain the application within a further period of 30 days but not thereafter। तो इसका मतलब हम ओरिजिनल टाइम लिमिट है 3 मंथ्स प्लस 30 डेज की एक्सटेंशन। 30 डेज की क्या है, एक्सटेंशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जब कोई एप्लीकेशन कोर्ट के पास सेटिसाइड करने की आती है ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए और 1 साल के अंदर अंदर उस मैटर को खत्म किया जाए। तभी लिखा एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एक्सपीडिशियसली। कहते हैं ये एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करे कोर्ट, एंड इन एनी इवेंट, और किसी भी हालत में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इंटीमेशन नोटिस इज सर्व्ड अपॉन अदर पार्टी। 1 साल के अंदर अंदर तो ये मैटर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और 1 साल कहां से स्टार्ट होगा, तो कहते हैं जिस पर्टिकुलर पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है टू सेट असाइड,
द आर्बिट्रल अवार्ड जब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में दूसरी पार्टी को पता लगेगा, वहां से 1 साल के अंदर मैटर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 34। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया कि व्हाट इज सेट असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, लीगैलिटी से रिलेट नहीं करता, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और आपसे पूछा गया है कि हमारे इंडिया में व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, कि ये जो डिस्प्यूट होता है कोर्ट के अलावा आप इसको कैसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। लाइक दो तो मैं ही बता देता हूँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्बिट्रेशन के थ्रू, कंसिलेशन के थ्रू, कहते हैं। लेकिन 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर 2 पॉइंट लिखना तो गलत है, कम से कम 4 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कम से कम 5 तरीके के डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म को पढ़ने की, जिसके बेसिस पे हमारा एग्जाम में बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो जाए कि भैया 4 मार्क्स आएगा तो 4 लिख देंगे, 3 का आएगा तो 3 लिख देंगे, 5 का आएगा तो 5 लिख देंगे। ठीक है, तो आइए, कहते हैं कोर्ट के अलावा अगर कोई डिस्प्यूट है, मतलब कोई डिस्प्यूट है जो कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व नहीं करवाना चाहते आप, तो क्या कोई और तरीका है रिजॉल्व करवाने का? कहते हैं यस। कहते हैं देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सिस्टम्स, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं फॉर रिजॉल्विंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स एज ऑल्टरनेटिव्स to the traditional court litigation, with the object of reducing the burden on the state courts and for achieving less expensive and speedier dispute resolution. कहते हैं कि बहुत सारे सिस्टम्स आज प्रेजेंट टाइम में इनैक्ट कर दिए गए हैं इन द मॉडर्न जुडिशरी सिस्टम, और यहाँ पर आज आप कोर्ट में ना जा करके इन पर्टिकुलर सिस्टम्स का बेनिफिट लेके जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं इन अ लेस टाइम कंज्यूमिंग मैनर एंड इन अ इनएक्सपेंसिव वे। कम पैसा खर्च करके आप इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो, और इसकी वजह से कोर्ट के ऊपर बर्डन भी कम पड़ता है। ठीक है, कहते हैं देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्म ऑफ एडीआर। एडीआर मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे? एडीआर का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल या रिजोल्यूशन, या आप इसको रिड्रेसल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहते हैं देयर इज नो फिक्स फॉर्म ऑफ एडीआर। कहते हैं एडीआर की ऐसे कोई फिक्स फॉर्म नहीं है, अलग अलग तरीके से मैटर को, जिस भी पर्टिकुलर मैटर को आप जिस भी तरीके से आप एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हो, दैट विल बी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बट वो कोर्ट के थ्रू नहीं आना चाहिए। There may be many variants of ADR themes. Different ADR procedures are successfully used to preserve or enhance personal and business relationship that might otherwise be damaged by the adversarial प्रोसेस। कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं आज प्रेजेंट टाइम पे मार्केट में, जिनके बेसिस पे आप अपने डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवा सकते हो और बिना किसी ज्यादा डिले के। और ये जो जो भी पर्टिकुलर सिस्टम आप अडॉप्ट कर रहे हो कोर्ट के थ्रू नहीं होगा, तभी ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट है, अदरवाइज ये अल्टरनेटिव है ही नहीं, क्योंकि हम अल्टरनेटिव ढूंढ ही रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग का। वी आर सर्चिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचना है। तो पहला लिखा निगोशिएशन। निगोशिएशन कहते हैं निगोशिएशन एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि पार्टीज जो डिस्प्यूटेड पार्टीज है वो आपस में ही एक दूसरे से बैठ के निगोशिएट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट इज अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर। अच्छा, ये नॉन बाइंडिंग वर्ड ना ज्यादातर आपको सब में ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि नॉन बाइंडिंग में क्या हो जाता है कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एग्री करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। तभी लिखा अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर इन विच डिस्कशंस बिटवीन द पार्टीज are initiated without the intervention of any third party, without the intervention। कह रहे यहाँ पे पार्टीज आपस में डिस्कशन करती हैं और अपने डिस्प्यूट को खुद ही रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं बिना किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अराइविंग एट अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। और वो उस डिस्प्यूट को, जैसे होता है ना कि भाई बहन में लड़ाई हो गई तो चुप बैठ के क्या होएगा, आपस में बैठो, बात करो, सुलझाओ मैटर को। दो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत लड़ाई होता ही आप कोर्ट पहुंच गए। कोशिश करिए, आपस में बैठिए, बात करिए, जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसको खत्म करिए, उसको उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को खत्म करिए थ्रू म्यूचुअल सेटलमेंट। और किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? जब आपके बिजनेस का डिस्प्यूट हो तो आप ही उसको रिजॉल्व करिए, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके क्या करेंगे? इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि डिस्प्यूटेड पार्टीज खुद ही अपने मैटर को रिजॉल्व कर रही है। बट कभी कभी बताएं क्या हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज आपस में एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, और वहां निगोशिएशन कैसे होगा? निगोशिएशन तो तब होगा जब डिस्प्यूटेड पार्टीज आपस में टॉकिंग टर्म्स में हो। टॉकिंग टर्म्स में होंगी तो आपस में बैठ के निगोशिएट कर लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं ये नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर, कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर ये हो सकता है तो करिए, नहीं हो सकता तो कोई और अल्टरनेटिव ढूंढिए। सेकंड नंबर दैट इज कंसिलेशन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कंसिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम एक थर्ड पार्टी के पास जाएंगे और थर्ड पार्टी हमारे बीच में डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाने की कोशिश करेगा। जो कंसिलेटर होगा वो डिसीजन नहीं देगा, वो हमारे बीच में सेटलमेंट करवाएगा।
तो लिखा इट इज ऑल्सो अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, यहाँ पे न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, assist helps the disputing parties in mutually reaching an agreed settlement of the dispute. And in this procedure, a successful completion of the proceeding results in a, अगर conciliation की proceeding successful हो जाती है तो result क्या निकलेगा, that there is a mutually agreed settlement of dispute between the parties. Negotiation से कैसे conciliation differ करता है, तो negotiation में किसी third party की requirement नहीं होती, but conciliation में conciliator third party हमारी help करता है। नेगोशिएशन में भी सेटलमेंट होता है, बट सेटलमेंट कोई थर्ड पार्टी नहीं करवाती, पार्टीज खुद करती हैं। कंसिलिएशन में सेटलमेंट होती है बिटवीन द डिस्प्यूटेड पार्टीज, बट पार्टीज खुद डिस्प्यूट को सेटल नहीं करती, कंसिलेटर की हेल्प से डिस्प्यूट को सेटलमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। मीडिएशन आर्बिट्रेशन का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे क्या बोला गया, प्रोसीजर वेयर द पार्टीज एग्री टू सेटल देयर डिस्प्यूट फर्स्ट बाय अटेम्प्टिंग अ कंसिलेशन। कह रहे पहले तो पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम उसको सेटलमेंट के थ्रू रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेटलमेंट होने में कितना टाइम लगेगा। कह रहे मान लो कि हमने बोला कि हमारे बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ तो पहले हम सेटलमेंट करवाएंगे, अगर 2 महीने के अंदर सेटलमेंट हो गई तो ठीक है, 2 महीने के अंदर सेटलमेंट नहीं हुई तो हम इस पर्टिकुलर मैटर को फिर आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे। कि ये मेथड इसलिए सुटेबल है कि पहले कोशिश करो सेटलमेंट हो जाए, डिस्प्यूटेड पार्टीज कंसिलेटर के थ्रू सेटलमेंट कर ले, अगर सेटलमेंट हो जाती है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सारी पार्टी सेटलमेंट में एग्री करती है। सेटलमेंट इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि सेटलमेंट में सारी पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ एग्री करके ही सेटलमेंट करती है, तो किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता, किसी भी पार्टी को अनड्यू प्रॉफिट नहीं होता। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर डिस्प्यूट हो रहा है, ये मीडिएशन आर्बिट्रेशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मिड अर्ब, और मिड अर्ब में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले तो मैटर को रिजॉल्व करवाया जाएगा थ्रू कंसिलेशन। अगर एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में सेटलमेंट हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उतने टाइम लिमिट में सेटलमेंट नहीं होती तो इन दैट सिचुएशन उसको फिर अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू डील किया जाएगा। तभी लिखा प्रोसीजर विद द पार्टीज एग्री टू सेटल देयर डिस्प्यूट फर्स्ट बाय अटेम्प्टिंग अ कंसिलेशन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, फेलिंग व्हिच बाय आर्बिट्रेशन। और अगर सेटलमेंट नहीं हो पा रही तो फिर मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। ठीक है, कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट इज मिनी ट्रायल। कहते हैं ये आपके लिए फिर अगेन एक नया सिस्टम है, और इसमें देखिए क्या लिखा है, इट इज अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर, अगेन इट इज अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर इन विच डिस्प्यूटिंग पार्टीज आर प्रेजेंटेड विद समरीज ऑफ देयर केसेस टू इनेबल देम टू असेस देयर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ देयर केस। कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं, ये डिस्प्यूटेड पार्टीज को उनके डिस्प्यूट की समरी दे दी जाती है कि भैया देखो ये तुम्हारी समरी है, ये तुम्हारी हालात है, ये तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट है। अब ये तुम्हारी केस की समरी है, दो पार्टीज ए एंड बी दोनों डिस्प्यूट में है, ए को भी पूरे केस की समरी दे दी गई, बी को भी पूरे केस की समरी दे दी गई। ए को बोला गया भैया तुम भी अपनी पूरे डिस्प्यूट की समरी पढ़ लो, बी तुम भी पढ़ लो, ये देख लो कि इस डिस्प्यूट में तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारी क्या वीकनेस है, तुम्हारी क्या वीकनेस है, तुमको क्या लगता है कि कौन जीतेगा अगर तुम कोर्ट में लेके जाओगे मैटर को, समझ लो अभी यहीं पे। क्योंकि जनरली होता क्या है, जब हमारे बीच में डिस्प्यूट होता है ना, तो हम गुस्से गुस्से में मैटर को कोर्ट में लेके चले जाते हैं, और कभी कभी होता क्या है कि जो मैटर को लेके गया होता है कोर्ट में, मतलब हम जो बोले जो कंप्लेनेंट है या जो प्लेंटिफ है, जनरली कभी कभी उसी के अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी जोश जोश में गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं, बाद में पता लगता है कोर्ट में आके तो फंस गए। इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज होंगी, इनको डिस्प्यूट के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो इनके बीच में डिस्प्यूट है उसके बारे में पूरी तरीके से क्लियर कट इनको समझाया जाएगा, फिर दोनों पार्टीज को बोला जाएगा भैया अब तुम अपनी स्ट्रेंथ देख लो, तुम अपनी वीकनेस देख लो, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे एंड देन एन अपॉर्चुनिटी टू निगोशिएट ए सेटलमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ अ न्यूट्रल एडवाइजर। और फिर जो न्यूट्रल एडवाइजर है वो इन दोनों को बोलेगा भैया देखिए ना आपके फेवर में है ना आपके फेवर में, दोनों फालतू में लड़ोगे, कोर्ट में जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, पैसा खर्च करोगे, क्यों ना आपस में एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर लो। लेकिन ध्यान से, यहां सेटलमेंट पहले नहीं कराया जा रहा, यहां पहले समझाया जा रहा है कि कोर्ट में जाने से नुकसान है, इसलिए तुम सेटलमेंट कर लो। अब पार्टीज एग्री हो जाएंगी अगर कि हाँ ठीक है वो कोर्ट नहीं जाना चाहती क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में समझ में आ गया, अगर तो वो एग्री कर जाती है तो सेटलमेंट करवा दिया जाएगा थ्रू द थर्ड पार्टी, और अगर नहीं करती तो भैया जाओ फिर कोर्ट, जब सेटलमेंट हो ही नहीं पा रही तो फिर कोर्ट जाओ। एंड द लास्ट प्रोसीजर इज आर्बिट्रेशन, जो आपको ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पे ये बाइंडिंग प्रोसीजर है। बाइंडिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर पार्टीज ने पहले से ही एग्री किया हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ और वो कोर्ट नहीं जाएंगी तो फिर उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू ही मैटर रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। अगर ए और बी ने आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके डिसाइड कर लिया है कि दे विल नॉट गो टू कोर्ट, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो फिर वो कोर्ट जा ही नहीं सकते, उनको मैटर आर्बिट्रेटर के पास ही लेके जाना पड़ेगा पहले। तभी देखा इट इज अ बाइंडिंग प्रोसीजर वेयर द डिस्प्यूट इज सबमिटेड फॉर एडजुडिकेशन बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल
consisting of a sole or an odd number of arbitrators. Odd number generally 1, 3, 5, 7 इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि डिसीजन में ना मेजोरिटी आ सके, which gives its decision in the form of an award and that finally settles the dispute and is binding by the parties. तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया हमारे भी, और हम लोग को क्लियर हो गया कि 5 तरीके के अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़े। लाइक कौन कौन से पढ़ दिया? आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, मेरी ट्रायल हो गया, इसके अलावा हम लोगों ने अभी पढ़ा मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन का कॉम्बिनेशन एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट वन वाज नेगोशिएशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी भी वी आर नेक्स्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 मोर क्वेश्चंस। अभी हम यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को और पढ़ेंगे, बट मैं अभी यहाँ पे आपको पहले 5 मिनट का टाइम देता हूँ कि एक बार वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से जो ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। What is the difference between arbitration conciliation? What is setting aside of an arbitral award? And what are the different ways of alternative dispute resolution mechanism? एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे एंड वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्बिट्रल अवॉर्ड। तो 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और वापस इसको स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बच्चे है वो क्या है? व्हाट इज एन आर्बिट्रल अवॉर्ड अंडर आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन एक्ट? कहते हैं आर्बिट्रल अवॉर्ड क्या है? कहते हैं बच्चे जब हम आर्बिट्रल अवॉर्ड की बात करते हैं ना, तो आर्बिट्रेशन एक्ट जो आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन एक्ट है, ये आर्बिट्रल अवॉर्ड की बहुत इलैबोरेटेड डेफिनेशन नहीं देता। ये सिर्फ हमको एक लाइन बताता है कि आर्बिट्रल अवॉर्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवॉर्ड, बस इतनी लाइन बोलता है। तो होता क्या है कि इस आर्बिट्रल अवॉर्ड के नेचर को, इसके फीचर्स को समझने के लिए हमको आर्बिट्रेशन एक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस को एनालाइज करना पड़ता है, और इसीलिए देखिए आंसर में मैंने भी ऐसे ही लिखा है, लाइक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21C ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 आर्बिट्रल अवॉर्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवॉर्ड। बस डेफिनेशन यही खत्म हो जाती है, आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 में बस खाली इतनी ही इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। कहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड डज नॉट गिव मच डिटेल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन आर्बिट्रल अवॉर्ड, और कहते हैं जो आर्बिट्रल अवॉर्ड के नेसेसरी फीचर्स हैं वो आर्बिट्रल अवॉर्ड की डेफिनेशन हमको बता ही नहीं पाती। इसीलिए however taking into account other provisions of the act the following features are noticed। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस को एनालाइज करने के बाद हम आर्बिट्रल अवॉर्ड के फॉलोइंग फीचर्स को नोटिस करते हैं। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पहला कि आर्बिट्रल अवॉर्ड, ध्यान रखिएगा बच्चे, आर्बिट्रल अवॉर्ड का मतलब क्या है? डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर, या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, या फिर आर्बिट्रल पैनल, कुछ भी कह लीजिए आप। कहते हैं पहला पॉइंट कहता है आर्बिट्रल अवॉर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अ स्टैम्प पेपर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू एंड इन राइटिंग। तो दो चीजें हैं यहाँ पे कि एक तो आर्बिट्रल अवॉर्ड का स्टैम्प्ड होना जरूरी है, प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, प्लस इसका इन राइटिंग होना चाहिए। ओरली आप आर्बिट्रल अवॉर्ड नहीं दे सकते। एन ओरल डिसीजन इज नॉट एन अवॉर्ड अंडर द लॉ। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये आर्बिट्रल अवॉर्ड दिया जा रहा है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, वहां का स्टैम्प पेपर यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर, द अवॉर्ड इज टू बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कहते हैं जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनको यहाँ पे साइन करना होगा, जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, जो भी पैनल में मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आर्बिट्रल अवॉर्ड को साइन करेंगे। However, the signature of majority of the members of the tribunal is sufficient if the reason for any omitted signature is stated। Like अगर मान लीजिए 7 arbitrators were there, उनमें से सिर्फ 6 ने ही साइन किया, तो मेजोरिटी ने साइन किया हुआ है तो आर्बिट्रल अवॉर्ड वैलिड माना जाएगा। सिर्फ एक पर्सन ने साइन नहीं किया, इस वजह से आप आर्बिट्रल अवॉर्ड को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर पॉइंट हो गया। थर्ड नंबर कहता है कि द मेकिंग ऑफ एन आर्बिट्रल अवॉर्ड इज अ रेशनल प्रोसेस व्हिच इज प्रोमिनेंट बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस। इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़कर आते हैं कि जो भी डिसीजन होता है, दैट डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू बी रीजन। हर एक डिसीजन के पीछे एक रीजन होता है। हम इसको एक और नाम भी देते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, कि जो डिसीजन दिया गया है अगर उस डिसीजन में आप रीजन लिख दें, लॉजिक डाल दें कि आपने ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया है, तो पार्टीज को बहुत सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। उनको ये पता लग जाता है कि जो आर्बिट्रेटर या जजेस हैं जब अपनी जजमेंट देते हैं तो वो भी उसमें रीजन लिखते हैं, जिससे कि एक एडवांटेज होता है, हमको पता लग जाता है कि आर्बिट्रेटर ने किस ग्राउंड्स पे डिसीजन दिया। तभी कह रहे हैं द मेकिंग ऑफ एन आर्बिट्रल अवॉर्ड इज अ रेशनल प्रोसेस व्हिच इज प्रोमिनेंट बाय रिकॉर्डिंग द रीजन। तो बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करना है रीजन को कि किस बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया।
The award should contain reasons. However, there are two exceptions where an award without reason is valid. कहते हैं वैसे तो हमेशा आर्बिट्रल अवार्ड में आपको रीजन देखने को मिलेगा, बट दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे रीजन नहीं भी होगा तब भी डिसीजन वैलिड माना जाएगा। पहला पॉइंट कहते हैं वेयर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट नो रीजन आर टू बी गिवन। कह रहे पार्टीज ने अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि आर्बिट्रल अवार्ड क्या होगा ये लिख दीजिए, रीजन नहीं भी लिखा होगा तो भी चलेगा। इसका मतलब जब पार्टीज ही एग्री कर रही हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड में उनको रीजन चाहिए ही नहीं, ना दो रीजन, इसका मतलब पार्टीज खुद कंसेंट दे रही हैं कि उनको विदाउट एनी रीजन भी आर्बिट्रल अवार्ड चलेगा। सेकंड नंबर पॉइंट कहते हैं वेयर द अवार्ड हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 30। अंडर सेक्शन 30 क्या बोला जाता है कि आर्बिट्रेशन के डिसीजन के पहले ही सेटलमेंट हो गई है। आर्बिट्रल अवार्ड में आर्बिट्रेटर ने लिख दिया है कि पार्टीज ने आपस में ही अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया एंड दे आर एंटर्ड इनटू अ सेटलमेंट। तो इस वजह से आर्बिट्रल अवार्ड की यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, बट आर्बिट्रेटर आर्बिट्रल अवार्ड में इस चीज को लिख देता है कि आर्बिट्रेटर ने यहाँ पे कुछ नहीं किया और पार्टीज ने आपस में सेटलमेंट कर लिया। अब सेटलमेंट ही कर ली तो रीजन देने की कोई जरूरत नहीं। तभी लिखा वेयर द अवार्ड हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट, दैट इज वेयर द पार्टीज सेटल्ड द डिस्प्यूट एंड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज रिकॉर्डेड द सेटलमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्रीड टर्म्स। तो दोनों ही पॉइंट्स में आप ऐसे देखेंगे कि रीजन तब नहीं दिए गए जब दोनों पार्टीज की कंसेंट है कि हाँ वो आर्बिट्रल अवार्ड में रीजन चाहते ही नहीं है या उन्होंने आर्बिट्रल अवार्ड में सेटलमेंट के लिए एग्री कर लिया। ठीक है, कहते हैं वैसे जनरली जब कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर किया जाता है तो रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन इन्वॉल्व्स, जो रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन है उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं एंड एनालिसिस ऑफ द डिस्प्यूट टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन, और एनालिसिस करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आर्बिट्रेटर फाइनल डिसीजन तक पहुंचा। एंड द अवार्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। लाइक पहले नंबर पे जनरल, जनरल का मतलब है कि डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग था, डिस्प्यूट क्या था। सेकेंड, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स, कौन कौन से फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए बाय द पार्टीज, किन फैक्ट्स को रेलेवेंट माना बाय द आर्बिट्रेटर। सबमिशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज ने दिए हुए फैक्ट्स, लाइक दो पार्टीज हैं ए एंड बी, ए ने जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए उसके लिए बी ने क्या बोला, बी ने जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए उसके लिए ए ने क्या जवाब दिया। इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद फाइनल ट्रिब्यूनल अपना कंक्लूजन रिकॉर्ड करता है कि किन ग्राउंड्स पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन माना है या डिसीजन अवार्ड के तौर पे दिया है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 4 नंबर पॉइंट, द अवार्ड शुड बी डेटेड। आर्बिट्रल अवार्ड में डेट लिखी होनी जरूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे बहुत सारे प्रोविजंस क्लियर होते हैं। द अवार्ड शुड बी डेटेड, दैट इज द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द अवार्ड शुड बी मेंशन्ड इन द अवार्ड। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में इंक्लूड द सम फॉर विच द अवार्ड इज मेड। अगर आर्बिट्रेटर यहाँ पे एक पार्टी को बोल रहा है कि आपको दूसरी पार्टी को एक अमाउंट पे करना होगा, लाइक कंपनसेशन अमाउंट देना होगा, तो कितना अमाउंट देना होगा, दैट अमाउंट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड इन द आर्बिट्रल अवार्ड। लाइक जैसे ऐसे बोला जाता है कि बी कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी की गलती की वजह से, ब्रीच की वजह से ए को नुकसान हुआ, इस वजह से बी 1 लाख रुपए पे करेगी टू ए। अब 1 लाख रुपए का अमाउंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द आर्बिट्रल अवार्ड। और अगर ड्यू डेट पे नहीं पेमेंट हुआ तो क्या इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा, ये भी लिखा होगा। व्हाट विल बी द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, उसके बारे में भी लिखा होगा। अभी लिखा था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में इंक्लूड द सम फॉर विच द अवार्ड इज मेड, इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ अवार्ड, कि इतने दिन के अंदर अंदर आप पैसा दीजिएगा विद इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो डायरेक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट। और अगर आपने डिले की तो जितनी डिले करोगे उसके भी इंटरेस्ट रेट के बारे में वहां पे क्लियर कट मेंशन होगा। And at the end, after the award is made, a signed copy should be delivered to each party. जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा उसको आर्बिट्रेटर्स साइन करके, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल साइन करके एक एक कॉपी हर किसी पार्टी को देंगे फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन लाइक इम्प्लीमेंटेशन और रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, जैसे कि वो इस आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स करवा सके, और अगर वो इसके अगेंस्ट कोर्ट में सेटिसाइड के लिए जाना चाहते हैं या किसी और रीजन की वजह से जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्बिट्रल अवार्ड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डायरेक्ट आप लिख नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन एक जगह नहीं दी है, अलग अलग स्कैटर्ड वे में दी है, तो वो सब चीजें क्लब करके यहाँ 6 पॉइंट्स बना दिए गए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू राइट एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिलिएशन एंड मेडिएशन। कहते हैं वैसे तो लगभग लगभग दोनों टॉपिक एक जैसे ही हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कंसिलिएशन एंड मेडिएशन। तो पहले अगर हम कंसिलिएशन के बारे में पढ़ें तो कंसिलिएशन हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग से 2-3 बार पढ़ चुके हैं। पहले डिफरेंस में भी पढ़ा, फिर उसके बाद डिफरेंट आर्बिट्रल डिफरेंट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म में भी पढ़ा। तो कंसिलिएशन में क्या होता है, दो पार्टीज आपस में एग्री करती हैं कि अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कंसिलेटर को अपॉइंट करेगी एंड कंसिलेटर विल हेल्प देम कि उनके बीच में सेटलमेंट हो सके। यही है कंसिलेशन। तभी देखो लिखा है कंसिलेशन एज अ सेटलमेंट, पहली लाइन में लिखा है एज अ सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट इन एन एग्रीएबल मैनर। दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा अगर पार्टीज है तो सबका एग्री होना जरूरी है तभी सेटलमेंट हो पाएगी। इट्स अ प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल पर्सन
meets with the parties to a dispute and explores how the dispute might be resolved. यहाँ पार्टीज क्या करती हैं, जो डिस्प्यूटेड पार्टीज होती हैं वो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल थर्ड पर्सन से मिलती हैं, उनके साथ अपना डिस्प्यूट डिस्कस करती हैं और उनकी हेल्प से अपने बीच में हुए डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करती हैं. In simple legal parlance, we can say that conciliation is a process by which discussion between parties is kept going through the participation of a conciliator. Conciliation एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे डिस्प्यूटेड पार्टीज आपस में बात करती हैं, अपने डिस्प्यूट को डिस्कस करती हैं और बीच में न्यूट्रल डिसीजन के लिए एक कंसिलेटर को बिठाती है जो हेल्प करेगा, हु परसुएट्स द पार्टीज, जो हेल्प करता है पार्टीज को टू रीच एन एग्रीमेंट और अराइव एट एन एमिकेबल सेटलमेंट. एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब है विच इज टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, विच इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल. वो ज्यादा बेटर पॉइंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी पार्टी जब तक एग्री नहीं करेंगी तब तक सेटलमेंट हो ही नहीं पाएगा. और कंसिलेटर तो डिफरेंट डिफरेंट वेज बताता है कि किस तरीके से आप सेटलमेंट कर सकते हो, किन पॉइंट्स पे सेटलमेंट पॉसिबल हो सकती है. ठीक है. कहते हैं मेडिएशन भी लगभग लगभग ऐसा ही है, बट अभी हम लोग नीचे दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस है. कहते हैं मेडिएशन इन सिंपल टर्म कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस to resolve a dispute between two or more parties in presence of a mutually accepted third party who through confidential discussions attempts to help the parties in reaching a commonly agreed solution to their problems. बिल्कुल सेम लगभग लगभग है. और क्या बोला जा रहा है कि मेडिएशन में भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर पार्टीज. तो दो और तीन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, मेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश हो रही है और जो कोशिश हो रही है दैट इज म्यूचुअली एग्रीड थर्ड पार्टी के साथ. मतलब एक मेडिएटर जो है वो थर्ड पार्टी है जो पार्टीज ने ही अपॉइंट किया है एंड हु थ्रू कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस, और इन दोनों के बीच में डिस्कशंस होंगे कि पार्टीज आपस में किस एक कॉमन पॉइंट पे आके सेटलमेंट करने को रेडी है और जिनसे कि उनकी प्रॉब्लम्स को क्या हुआ है रिजॉल्व किया जा सके. Thus, mediation is a private, voluntary, informal, non-binding and cost-effective process. सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें. प्राइवेट का मतलब है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. वॉलेंट्री का मतलब है देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको कराना ही पड़ेगा, पार्टीज एग्री हो तो करें, नहीं एग्री तो ना करें. इनफॉर्मल, कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, कोई लॉ का प्रोसीजर नहीं है जो फॉलो करना होगा. नॉन बाइंडिंग, कोई बाउंडेशन नहीं है, पार्टीज एग्री करना चाहें तो करती है, नहीं करना चाहें तो ना करें. कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, बहुत लीस्ट अमाउंट खर्च होता है. In other words, it can be said that mediation is a method of non-binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to bring the disputing parties reach a mutually agreeable solution. कहते हैं यहाँ पढ़ने पे ना दोनों ही लगभग लगभग सेम लग रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको नीचे एक डिफरेंस दिया है और इन डिफरेंसेस के थ्रू आप देखेंगे कि किस तरीके से मेडिएशन और कंसिलिएशन आपस में डिफर करते हैं. ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग. मेडिएशन इज मोर फॉर्मल देन कंसिलेशन. क्यों? क्योंकि मेडिएशन में स्टेजेस हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है. मेडिएशन में क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चला जाता है. लाइक आप लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ा होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, देन इंक्वायरी होती है, देन उसके बाद ट्रायल होता है, तो ये एक प्रोसेस है. सेम उसी तरीके से मेडिएशन में भी एक प्रोसेस है. लाइक इट इंक्लूड्स वेरियस स्टेजेस लाइक इंट्रोडक्शन, जॉइंट सेशंस, देन कंक्लूजन आएगा. कंसिलेशन में एज सच कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं है. कंसिलेटर जैसे मैटर को प्रोसीड करवाना चाहे करवा सकता है और सेटलमेंट करवा है. इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेडिएशन है ये स्ट्रक्चर्ड है और जो कंसिलेशन है ये नॉन स्ट्रक्चर्ड है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो मेडिएशन है ये स्ट्रक्चर्ड है और जो कंसिलेशन है ये नॉट स्ट्रक्चर्ड, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है. ठीक है. कहते हैं फिर उसके बाद कहते हैं जो मेडिएशन है इट इज रिजॉर्टेड टू व्हेन अ डिस्प्यूट हैज ऑलरेडी अराइजन बिटवीन द पार्टीज. मेडिएशन के लिए लोग पहले डिस्कस करके नहीं रखते. ऐसा नहीं होता कि हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो मेडिएटर के थ्रू रिजॉल्व करवाएंगे ना. मीडिएटर क्या है? मीडिएटर एक ऐसा पर्सन है जो बीच में सुलह करवा रहा है, लेकिन डिस्प्यूट अराइज होने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि मीडिएटर कौन होगा या मीडिएटर के थ्रू रिजॉल्व करवाना भी है नहीं करवाना. पहले पार्टीज एग्री नहीं करती. तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं नो प्रायर एग्रीमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिएटर और द प्रोसेस ऑफ मेडिएशन. लेकिन कंसिलेशन के लिए जनरली हम पहले ही लिख देते हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम इस कंसिलेटर से मैटर को रिजॉल्व करवाएंगे, या इस कंसिलेटर से नहीं तो कंसिलेशन के थ्रू तो सेटलमेंट करवाएंगे. कंसिलेशन इज यूजुअली रिजॉर्टेड टू एज अ प्रिवेंटिव स्टेप टू प्रिवेंट अ सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम डेवलपिंग बिटवीन द पार्टीज आफ्टर अ मिसअंडरस्टैंडिंग इज अराइजिंग. जैसे ही डिस्प्यूट नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब डाउट हुआ और डाउट होते ही हम कंसिलेटर की हेल्प ले लेते हैं जिससे अभी सेटलमेंट हो जाए. इस बात आगे बढ़े इससे पहले ही हम उसको सेटल करवा लें. लेकिन मीडिएशन जनरली डिस्प्यूट अराइज होने के बाद. हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंसिलेशन एक प्रायर स्टेप है और मीडिएशन एक फर्दर स्टेप है.
फिर लिखी लिखा है सेटलमेंट में जो मीडिएटर मे नॉट हैव पावर टू सजेस्ट प्रपोजल्स फॉर सेटलमेंट एंड एक्ट एज मेयर फैसिलिटेटर ऑफ डायलॉग बिटवीन द पार्टीज। अच्छा, मीडिएशन में जो मीडिएटर होता है ये सेटलमेंट कैसे करवाता है? ये सिर्फ दो डिस्प्यूटेड पार्टीज के बीच में बातें करवाता है, डिस्कशंस करवाता है, ये खुद सजेस्ट नहीं करता। नो सजेशन कि आप ऐसे ऐसे सेटलमेंट कर सकते हो, नो सजेशन ऑफ सेटलमेंट। यहां पे मीडिएटर खाली दोनों के बीच में जो टॉकिंग टर्म्स खत्म हो गए उनको वापस से स्टार्ट करवाता है। मीडिएटर कोशिश करता है कि पार्टीज आपस में मिलें, आपस में बात करें और पार्टीज खुद ही सेटलमेंट करें। वो खुद अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट नहीं देता सेटलमेंट के लिए, लेकिन कंसिलेटर प्रॉपर्ली वर्क करता है सेटलमेंट करवाने के लिए और वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स देता है कि आप इस पॉइंट पे सेटल कर सकते हो, इस पॉइंट इस पे नहीं समझ में आ रहा तो इस पे सेटल कर लो। तभी लिखा था पावर्स ऑफ कंसिलेटर आर वाइडर देन दैट ऑफ मीडिएटर एज दे कैन सजेस्ट प्रपोजल फॉर सेटलमेंट। तो यहां नो सजेशन ऑफ सेटलमेंट, लेकिन यहां पे देयर मस्ट बी सजेशन ऑफ, देयर मस्ट बी सजेशन फॉर सेटलमेंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां पे सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि मीडिएटर सेटलमेंट के लिए कभी अपनी तरफ से मेहनत नहीं करता, वो सिर्फ आपस में एक दूसरे से बात करवाता है। कंसिलेटर यहाँ पे प्रॉपरली सेटलमेंट करवाने की बात करता है और सेटलमेंट करवाता भी है, प्लस सेटलमेंट के लिए पॉइंट्स भी बताता है। And this is the, I think, the most important point which is required to be differentiated between mediation and conciliation। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया तो एकदम से समझ में नहीं आएगा कि आप क्या आंसर लिखोगे इसका, है ना। नाउ कमिंग अप ऑन द लास्ट क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज मेंट बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? व्हाट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जनरली पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने करते ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग से भी बनवा लेती हैं। अलग से नहीं बनवाना चाहती तो वह अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देती है कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करवाएंगे। अच्छा, अगर उन्होंने एग्री कर लिया ना कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ और हम आर्बिट्रेशन के थ्रू ही इसको रिजॉल्व करवाएंगे, तो अब वो डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकती, अब वो पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व होगा क्योंकि उन्होंने एग्री कर लिया। और यही इस पर्टिकुलर प्रोसेस की एक बहुत बड़ी खूबी है कि अगर पार्टीज ने एग्री किया हुआ है कि वो आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर रिजॉल्व करवाएंगी तो उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू ही मैटर रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट चली भी जाती है तो कोर्ट इस मैटर को डील नहीं करेगा। तो इसलिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बहुत जरूरी है, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। तभी आपसे पूछा कि व्हाट डू मीन बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड शुड द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बी इन राइटिंग एंड वेदर जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड। तो आंसर देखिए क्या है। कह रहे हैं द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड टू मीन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट। ऑल और सर्टेन का मतलब है कि हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज में जितनी भी डिस्प्यूट होंगे हम सब आर्बिट्रेटर के थ्रू रिजॉल्व करवाएंगे। या तो ये लिख दो या एक लिस्ट बना दो कि ये डिस्प्यूट हुए तो आर्बिट्रेटर के थ्रू, इसके अलावा कोई डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट में। ये भी पॉसिबल है। तभी कह रहे हैं कि दिस इज एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज। पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो दे विल सबमिट दिस डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन व्हिच हैव अराइजन और व्हिच मे अराइज बिटवीन देम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। अच्छा, जो लीगल रिलेशनशिप होती है लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट का मतलब है कि पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस में जो पर्संस एसोसिएटेड है उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इट मस्ट बी इन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती है और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें आर्बिट्रेशन इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है तो उनका कोई ना कोई एमओए होगा, मेमोरेंडम होगा जहां पे आर्बिट्रेशन की बात कही गई होगी। और वो कॉन्ट्रैक्ट या नॉन कॉन्ट्रैक्ट जैसा भी हो वो अलग से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी पार्टीज बना सकते हैं। तभी लिखा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। अलग से एग्रीमेंट भी बन सकता है या एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है। फिर थर्ड लिखा है एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग। और फिर लिखा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड। कह रहे सेकंड वाला पॉइंट कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, तो यह वाला आंसर तो मिल गया। शुड द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग, तो कहते हैं यस, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। और हम मान लेंगे कि वो राइटिंग में है इफ इट इज कंटेन्ड अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग से नहीं लिखी हेडिंग बट एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को पार्टीज ने साइन किया हुआ है और उसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वी विल एग्री कि हाँ यही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। या सेकंड लिखा है एन एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम और अदर मींस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस व्हिच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट। कह रहे हैं कि कोई लेटर शेयर हुआ है जिसके थ्रू, मतलब जैसे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक लेटर शेयर हुआ है, फैक्स हुआ है, टेलीग्राम भेजा गया है, ईमेल के थ्रू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भेजा गया और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। मतलब रिकॉर्ड होना चाहिए कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि एग्रीमेंट तभी होगा जब एक और
एक पार्टी ऑफर दे रही है तो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो दोनों पार्टी जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगी तब तक एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देनी है। फिर लास्ट में लिखा है, एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस इन विच द एक्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर। क्लेम एंड डिफेंस का मतलब है कि एक पार्टी क्वेश्चन रेज कर रही है, अपोजिट पार्टी उसको डिफेंड कर रही है, उसका जवाब दे रही है, और वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्लेमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात कर रहा है और अपोजिट पार्टी उसको डिनाई नहीं कर रही। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए अब देखो, एक पार्टी जो क्लेम रेस कर रही है, जो बोल रही है कि मेरे से गलत हुआ है, ऐसे ऐसे, आर्बिट्रेटर इस मैटर को रिजॉल्व करवाएंगे, आर्बिट्रेटर के थ्रू इस मैटर को रिजॉल्व करवाएंगे। अपोजिट पार्टी इसके लिए डिनाई नहीं करी, इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, ये मैटर आर्बिट्रेटर के थ्रू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन वी विल से एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट, एक पार्टी दूसरे पार्टी को स्टेटमेंट्स दे रही है और उसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात कर रही है, तो वी विल मेक श्योर कि हाँ, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। तो कुल मिला के हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या आर्बिट्रेशन क्लॉज के लिए अगर पार्टीज एग्री करती हैं तो उनके बीच में होने वाला डिस्प्यूट फिर आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व होगा, अब कोर्ट के थ्रू वो रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में आए तो कहते हैं द रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट और उसमें 20 तरीके के क्लॉजेस दिए हुए हैं अलग अलग, कि ये हो जाएगा तो ये करेंगे तो ये ऐसे करेंगे, प्रॉफिट ऐसे बांटेंगे, ऐसे ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है। अब उन्हीं में एक क्लॉज है, लाइक पॉइंट नंबर 12 या 13 पे लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेटर के थ्रू रिजॉल्व होगा। नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, और इसके होते ही मान लिया जाएगा कि आर्बिट्रेशन की एग्रीमेंट आ चुकी है। तभी लिखा था रेफरेंस इन एन कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference is such to make that arbitration clause part of the contract। सिर्फ इतना चेक किया जाएगा कि arbitration clause पार्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है मतलब arbitration प्रोसीडिंग्स होगा। जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, कहते ध्यान से देखना, अ जुडिशियल अथॉरिटी बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट इन अ मैटर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। कह रहे मान लो कि एक पर्टिकुलर पार्टीज है और उन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी ड्राफ्ट किया हुआ है, बना हुआ है, या आर्बिट्रेशन क्लॉज है, इन राइटिंग है, फिर भी वो मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व ना करवा करके कोर्ट में ला रही है, तो कोर्ट ऐसे मैटर को डील करने से मना कर देगा और वो बोलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की पार्टीज यू ऑल हैव एग्रीड अबाउट द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट थ्रू द आर्बिट्रेशन। हमारे पे बर्डन ना डालो भैया, तुमने एग्री किया हुआ है तो आर्बिट्रेटर के थ्रू ही उसको रिजॉल्व करवाओ। तभी लिखा जुडिशियल अथॉरिटी मतलब कोर्ट, before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party to the arbitration agreement or any person claiming through or under him so applies, not later than the date of submitting his first statement on the substance of the dispute, then notwithstanding any judgment, decree or order of Supreme Court or any court, refer the parties to arbitration unless it finds that prima facie no valid arbitration agreement exists। कह रहे हैं अगर किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट आता है और कोई भी पार्टी क्वेश्चन रेज कर देती है कि सर ये डिस्प्यूट कोर्ट रिजॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, तो जो भी पार्टी क्वेश्चन रेज कर रही है उसको वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दिखाना होगा कि सर देखिए हमारे बीच में एग्री हुआ था कि वी आर हैविंग अ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दैट इज इन राइटिंग साइंड बाय ऑल द पार्टीज, तो सर आप इस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर सकते, अब ये मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। पर ध्यान ये देना होगा कि कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होने से पहले ही पार्टीज क्वेश्चन रेज करते हैं। मान लीजिए जैसे ए और बी के बीच में डिस्प्यूट होता है और ए ने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, अब बी कह रहा है सर कोर्ट माय लॉर्ड ये मैटर तो डिसाइड हो ही नहीं सकता कोर्ट के थ्रू, क्यों, क्योंकि हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो आप इस मैटर को ना डील करिए, आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। कोर्ट यहाँ पे बी से खाली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का इन राइटिंग जो था उसका प्रूफ मांगेगा, अगर बी ने प्रूफ दे दिया कहानी खत्म, मैटर रिजॉल्व हो गया, अब ये आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा, कोर्ट यहाँ पे बीच में नहीं आने वाली। बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और लिखा है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ही नहीं, मतलब उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं हुआ, तो फिर तो कोर्ट इस मैटर को डील कर सकती है, अब जबरदस्ती आर्बिट्रेटर के पास मैटर नहीं भेजा जाएगा। फिर लिखा है अबव एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज कंप्लीट बाय द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अ ड्यूटी सर्टिफाइड कॉपी के ऑफ। बिना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के प्रूफ के कोर्ट यहाँ पे मैटर आर्बिट्रेटर के पास रेफर नहीं करेगी। इफ यू आर हैविंग अ वैलिड प्रूफ और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो ही कोर्ट इसको रेफर करेगी टू आर्बिट्रेटर। तो दिस वाज होल अबाउट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको 6 क्वेश्चन समझ में आ गए। तो टोटल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 6 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए और इसी आंसर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियोस और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, पता लगे कि कैसे आंसर लिखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, और अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए और एक्सेल करिए एग्जाम में। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे।